हेलो दोस्तों, मैं हूं अलका शुक्ला और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में माइंड मैप से। इसमें मैंने सारे पॉइंट को कवर किया है। पहले हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि इसकी स्थापना क्यों हुई, किसके द्वारा की गई, और इसके बारे में जो आईएनसी के बारे में जो विद्वानों के मत हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम कांग्रेस के जो प्रमुख अधिवेशन हुए हैं उन्हें माइंड मैप की हेल्प से समझेंगे, जिससे कि आपको रटना ना पड़े, आसानी से सारी चीज़ें याद हो जाएं। तो वीडियो को पूरा आप लोग एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका पूर्व नाम क्या था? पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था, इसका पूर्व नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसका नाम बदलने का जो सुझाव दिया था वो दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया था और दादा भाई नौरोजी द्वारा ही इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया था। ये लिया कहाँ से गया है, ग्रहण कहाँ से किया गया है? तो नॉर्थ अमेरिका से इसको ग्रहण किया गया है, जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका अर्थ क्या होता है? तो लोगों का समूह इसका अर्थ होता है। अगर गठन की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। संस्थापक हैं ए.ओ. ह्यूम और उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डफरिन थे। इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है। अभी यूपी आरओ का एग्जाम हुआ था, उसी में पूछा गया था कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था और संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम जो थे ये स्कॉटलैंड के सैनिक अधिकारी थे और इसकी एक उपाधि है, इससे क्वेश्चन बनता है हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जानते हैं? तो वो है ए.ओ. ह्यूम को जानते हैं। और ए.ओ. ह्यूम की पत्रिका है एक जनता का मित्र और ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखी है विलियम वेडरबर्न ने। तो ये पॉइंट भी आप याद रखें, ए.ओ. ह्यूम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जनता का मित्र किसकी पत्रिका है? तो ए.ओ. ह्यूम की है। और इसकी जीवनी किसने लिखी थी? तो विलियम वेडरबर्न ने लिखी थी इसकी जीवनी। इतने पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। इसके बाद फिर देखते हैं आईएनसी के बारे में विद्वानों के क्या मत हैं, किस विद्वान का क्या कहना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो पहला स्टेटमेंट है, वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राने से कुछ नहीं मिलेगा। ये किसका कथन है? बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी का है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, यह भी बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। ये दो स्टेटमेंट आपको बाल गंगाधर तिलक जी से याद रखने हैं। फिर है लाला लाजपत राय, इन्होंने भी दो स्टेटमेंट दिए थे। पहला है कांग्रेस डफरिन की दिमाग की उपज है, ये किसने कहा? लाला लाजपत राय ने। और कांग्रेस के सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के लिए वार्षिक राष्ट्रीय मेले हैं, यह भी लाला लाजपत राय जी का कथन है। इसके बाद फिर कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये किसने कहा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। कांग्रेस 3 दिनों का तमाशा है, अश्विनी कुमार दत्त जी ने कहा था 3 दिन का तमाशा। और लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है और मेरी अंतिम इच्छा है कि इसके शांतिपूर्ण समापन में अपना मैं योगदान दूं। ये किसका है? इससे क्वेश्चन कई बार बना है, तो ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। और कांग्रेस एक याचना करने वाली संस्था है, ये किसने कहा था? यह विपिन चंद्र पाल ने कहा था। तो ये स्टेटमेंट और इनके नाम आप लोग जरूर याद रखें कि किसने क्या स्टेटमेंट दिया था। इसके बाद फिर कांग्रेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन चुके हैं और बनते भी हैं। पहला है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की? बहुत बार इससे क्वेश्चन बना है, तो वो हो जाएंगी एनी बेसेंट। लेकिन जब भारतीय पूछा जाएगा ना, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, वहां आंसर चेंज हो जाएगा, वहां हो जाएगा सरोजनी नायडू। क्योंकि जो एनी बेसेंट थी वो भारतीय महिला नहीं थी, वो आयरिश लेडी थी और सरोजनी नायडू भारतीय थी। तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हो जाएंगी सरोजनी नायडू और प्रथम महिला अध्यक्ष हो जाएंगी एनी बेसेंट। 1885 से 1947 तक 3 महिलाओं ने कांग्रेस की अध्यक्षता की है और 2 तो मैंने बता दिया, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू। तीसरी है नलिनी सेन गुप्ता, इन्होंने 1933 में अध्यक्षता की थी। फिर कांग्रेस में प्रथम बार महिलाओं ने भाग कब लिया? तो कांग्रेस में प्रथम बार महिलाओं ने भाग लिया था 1889 में, जो बंबई में अधिवेशन हुआ था उसमें पहली बार कांग्रेस में महिलाओं ने भाग लिया था और 10 महिलाओं ने भाग लिया था। लेकिन कांग्रेस के मंच से पहली बार किसी महिला ने संबोधित कब किया, जब ये पूछा जाए तो 1990 हो जाएगा।
1989 में भाग लेंगी और एक वर्ष बाद 1990 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ था, उसमें संबोधित किया था कादम्बिनी गांगुली जी ने। तो ये नाम भी आप याद रखें कि कांग्रेस के मंच से पहली बार किसी महिला ने संबोधित किया था, और वो महिला थी कौन? तो कादम्बिनी गांगुली थी, और इन्होंने 1990 में कोलकाता अधिवेशन में संबोधित किया था। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। और सबसे लंबे समय तक रहने वाले अध्यक्ष कौन थे? तो वो भी मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। 1940 से 46 तक यह अध्यक्ष रहते हैं। इसके बाद फिर स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। स्वतंत्रता यानी आजादी के बाद जो प्रथम अध्यक्ष कांग्रेस के बनेंगे वो है पट्टाभी सीतारमैया। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि 1885 से 1947 तक कितने ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है? ऐसे 2 व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है। पहले हैं दादा भाई नौरोजी, दूसरे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। दादा भाई नौरोजी ने कब की है? 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में, 1893 में लाहौर अधिवेशन और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन। ये 3 अधिवेशन हैं जिनकी अध्यक्षता करने का श्रेय जाता है दादा भाई नौरोजी को। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। फिर 1936 में लखनऊ अधिवेशन की और 1937 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो कांग्रेस के इतिहास में 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने 3 बार अध्यक्षता की है, दादा भाई नौरोजी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर कांग्रेस पर प्रतिबंध कब कब लगाया गया? तो 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था। 1930 में सविनय अवज्ञा के दौरान, 1932 में जब दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ये 4 समय ऐसे हुए हैं जब कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे कांग्रेस से संबंधित। अब हम देखते हैं कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन अधिवेशन को, जो शुरुआती 4 अधिवेशन हुए हैं ना, इनको हम मैप में देखेंगे। बिल्कुल भी आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ था। पहले अधिवेशन की बात करें 1885 में हुआ था, स्थान बंबई। मैप में आप ध्यान से देखें तो स्थान बंबई है, अध्यक्ष WC बनर्जी हैं, और पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था ये भी पूछा जाता है, तो याद रखें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसके बाद फिर बंबई से फिर हमें कहाँ जाना है? दूसरा अधिवेशन है कलकत्ता। बंबई से सीधा इधर साइड आना है, पूर्वी साइड कलकत्ता में। तो सेकंड अधिवेशन 1886 कलकत्ता स्थान है, और अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। और इनसे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी, क्योंकि ये पारसी धर्म के थे। तो पहले पारसी अध्यक्ष हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी, और अध्यक्षता की थी इन्होंने 1886 में, यानी जिस वर्ष स्थापना हुई उसके 1 वर्ष बाद। ठीक है, सेकंड अधिवेशन की। फिर थर्ड अधिवेशन के लिए हमें मैप से कलकत्ता से अब सीधे आना है नीचे मद्रास। ठीक है, तो पहले हम गए बंबई, फिर कलकत्ता, फिर नीचे आना है मद्रास। तो थर्ड अधिवेशन 1887 में, स्थान है मद्रास, अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, जिन्होंने थर्ड अधिवेशन की अध्यक्षता की थी मद्रास में, जो हुआ था 1887 में। फिर चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ? चौथा अधिवेशन के लिए हमें जाना है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी इलाहाबाद में। स्थान है इलाहाबाद, अध्यक्षता करेंगे जॉर्ज यूले, जो कि फर्स्ट यूरोपीय हैं। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले गैर भारतीय या फिर यूरोपीय या फिर पहले अंग्रेज, लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है क्वेश्चन की। तो फर्स्ट यूरोपीय अध्यक्ष हो जाएंगे जॉर्ज यूले, और इन्होंने 4th अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1888 में, जो हुआ था इलाहाबाद में। ठीक है, तो आप मैप में ध्यान से देख सकते हैं, पहला अधिवेशन हुआ बंबई में, फिर हुआ कलकत्ता, फिर मद्रास, उसके बाद फिर इलाहाबाद। ये शुरुआत के 4 अधिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें मैंने मैप से आपको याद करवा दिया। इसके बाद हम लोग अब चार्ट के माध्यम से पढ़ते हैं। जैसे 1886 का हमने देख लिया कि कोलकाता में हुआ, अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। 1887 में मद्रास में होता है, बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्षता करते हैं, और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूले, ये प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। उसके बाद फिर हम देखेंगे 1893 का, जो होता है लाहौर में, और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा की जाती है। मैंने बताया था आपको कि दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्षता करते हैं, पहली बार 1886 में,
फिर 1893 में, फिर 1906 में। और इसमें विशेष क्या हुआ था 1893 में, तो सिविल सेवा परीक्षा भारत में आयोजित करने की मांग रखी गई थी। तो किस अधिवेशन में रखी गई थी? 1893 में, जो लाहौर में हुआ था। अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। इसके बाद फिर 1896 अधिवेशन होता है कोलकाता में और अध्यक्षता करते हैं रहमतुल्लाह सयानी। इसमें महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या रही इस अधिवेशन की? तो पहली बार वंदे मातरम गाया गया। आपसे पूछा जाएगा पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896 का अधिवेशन था, जिसका स्थान क्या था? कोलकाता था। अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे। और अगर बात करें वंदे मातरम की, तो इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई और ये आनंद मठ से लिया गया है। इसके बाद फिर 1905 का अधिवेशन है, जो वाराणसी में हुआ। अध्यक्षता करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। और इसमें क्या विशेष हुआ? तो बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया गया था। फिर 1906 का अधिवेशन, ये भी कोलकाता में होता है और दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता करते हैं। ये तीसरी बार है जब दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया कांग्रेस के मंच से। और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया था, किस अधिवेशन में? तो 1906 में कोलकाता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। इसके बाद फिर है 1907 का अधिवेशन, जो हुआ था सूरत में। अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। और इसमें कांग्रेस में विभाजन हो जाता है गरम दल और नरम दल में। तो सूरत एक दूसरे की सूरत रास नहीं आई कांग्रेस में। जो गरम दल थे, नरम दल थे ना, इनको एक दूसरे की सूरत रास नहीं आई और इन्होंने साथ नहीं दिया। साथ नहीं दिया से हो जाएगा 1907। सूरत से हो जाएगा सूरत अधिवेशन। और रास नहीं आई सूरत, तो रास बिहारी घोष अध्यक्षता किए थे। और ये कांग्रेस का प्रथम विभाजन था। इसके बाद फिर 1908 का अधिवेशन मद्रास में होता है। इसकी भी अध्यक्षता रास बिहारी घोष करेंगे। और इसकी विशेषता क्या थी? तो पहली बार कांग्रेस का संविधान निर्मित किया गया 1908 में। फिर 1911 का अधिवेशन कोलकाता में होगा। विशन नारायण धर इसकी अध्यक्षता करेंगे और इसमें कई सारी बातें हुई थी। राष्ट्रगान जनगण मन जो है पहली बार गाया गया था 1911 में। बहुत बार इससे क्वेश्चन बना है, जिसकी रचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। और 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक में बांग्ला भाषा में यह प्रकाशित हुआ था। 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान का इसको दर्जा मिला था। तो ये तो बात हो गई राष्ट्रगान की कि पहली बार कब गाया गया, तो 1911 कोलकाता अधिवेशन में। रचना की है रविंद्रनाथ टैगोर ने। 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका, ये पत्रिका का नाम पूछा गया है कि किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, तो तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से ये बांग्ला भाषा में प्रकाशित हुआ था। और 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान का इसको दर्जा प्राप्त हुआ। फिर 1916 का अधिवेशन जो लखनऊ में होता है, अध्यक्षता करेंगे अंबिका चरण मजूमदार। और इसमें जो कांग्रेस में विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल में, दोनों के बीच में समझौता हो जाएगा, ये दोनों एक हो जाएंगे। और इसके अलावा मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में भी समझौता हो जाएगा। तो दो समझौते याद रखने 1916 लखनऊ अधिवेशन से, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का, और गरम दल और नरम दल के बीच में समझौता हो जाता है, जिसकी अध्यक्षता करेंगे अंबिका चरण मजूमदार। इसके बाद फिर है 1917 का अधिवेशन होता है कोलकाता में। अध्यक्षता करती हैं एनी बेसेंट और यह प्रथम महिला अध्यक्ष है। मैंने पहले ही बता दिया, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में अध्यक्षता करेंगी। फिर 1920 का नागपुर अधिवेशन है, जिसकी अध्यक्षता करेंगे विजय राघवाचारी और इसमें असहयोग का प्रस्ताव रखा जाएगा। फिर 1924 का अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव कर्नाटक में, और महात्मा गांधी इसकी अध्यक्षता करते हैं। गांधी जी सिर्फ एक बार अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, तो वो कौन सा अधिवेशन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1924 का बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव है कहाँ? कर्नाटक में है। ठीक है। फिर 1925 का कानपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी और यह प्रथम भारतीय महिला है कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन इन्होंने अध्यक्षता कब की? तो 1925 में की थी। पहली एनी बेसेंट 1917 में करेंगी, फिर सरोजनी नायडू 1925 में, और तीसरी महिला नलिनी सेनगुप्ता ये 1933 में करेंगी। फिर 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी।
और इसमें क्या हुआ था, महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो तिरंगा फहराया गया था रावी नदी के तट पर। अधिवेशन कहाँ हुआ, लाहौर में। तिरंगा फहराया गया था रावी नदी के तट पर। तो ये नदी से भी बना है क्वेश्चन, किस नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर। और पहला स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाएंगे, ऐसा घोषणा की गई थी इसी अधिवेशन में, और फिर मनाया भी गया था। इसके बाद फिर 1931 का कराची अधिवेशन है, जिसकी अध्यक्षता की थी वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। और इसमें पहली बार मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में, जो हुआ था 1931 के कराची अधिवेशन। फिर 1936 का अधिवेशन है, जो लखनऊ में होता है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसको अस्वीकार कर दिया गया था इस अधिवेशन में। फिर 1937 का फैजपुर अधिवेशन, जो उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की जवाहरलाल नेहरू जी ने। और पहली बार किसी गांव में अधिवेशन हुआ था, फैजपुर अधिवेशन पहली बार किसी गांव में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने। तो मैंने बताया कि 2 लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने अध्यक्षता 3 बार की है कांग्रेस की, दादा भाई नौरोजी और जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 1929, 1936, 1937। इसके बाद फिर है 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा की गई थी, और ये दूसरा ग्रामीण अधिवेशन है। इसमें पहली बार झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा भारत के झंडा गीत के रूप में अपनाया गया था, जिसकी रचना किसने की, श्यामलाल गुप्त ने की थी। फिर 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन है, इसे त्रिपुरी संकट के नाम से भी जानते हैं। पहले इसकी अध्यक्षता यानी पहले इसके अध्यक्ष जो चुने जाते हैं वो सुभाष चंद्र बोस जी ही चुने जाते हैं, लेकिन इसमें जो गांधी जी का एक प्रत्याशी था पट्टाभी सीतारमैया, उसकी हार हो जाती है, जिसकी हार पर गांधी जी दुखी होते हैं और वो नाराज भी होते हैं सुभाष चंद्र बोस जी से। गांधी जी यहाँ तक बोलते हैं कि ये पट्टाभी सीतारमैया की नहीं, मेरी हार है। सुभाष चंद्र बोस जी गांधी जी को दुखी नहीं देख पाते और वो कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं, और कांग्रेस से इस्तीफा दे करके इसी वर्ष 25 अप्रैल 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद फिर अध्यक्षता किसने की, तो फिर इसके अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 1939 के अधिवेशन से ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर है 1940 का रामगढ़ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता करते हैं अबुल कलाम आजाद। 1940 के बाद फिर 1941 से 45 के बीच में कोई भी अधिवेशन नहीं होता, ये चीज याद रखें। तो इसके अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद ही बने रहेंगे। फिर 1947 का जो अधिवेशन है वो होता है मेरठ में, जिसकी अध्यक्षता करेंगे जेबी कृपलानी, और यह स्वतंत्रता के समय हुआ था अधिवेशन। तो ये रहे कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण अधिवेशन, जिन अधिवेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। अधिवेशन तो बहुत सारे हुए 1885 से लेकर के 1947 तक, ठीक है, लेकिन हमें सारे नहीं पढ़ने, हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से, उसे पढ़ना है, और उन्हीं सबको मैंने इसमें कवर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।